ये शो में बजट 2026 में गाड़ियां सस्ती या मजीद महंगी। बजट के बाद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें कितनी महंगी हो सकती हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फरोख्त में मुमकिना सुस्त रवि का शिकार। टैक्स में इजाफे से गाड़ियों की फरोख्त पर मुमकिना मनफी असर बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बजट के आने से पहले बहुत से लोग हमसे भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सवाल पूछते हैं ईमेल्स के थ्रू और अपने मैसेजेस के थ्रू कि आखिरकार हमें इस वक्त गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या बेचनी नहीं चाहिए, या बेचनी नहीं चाहिए, अगर है हमारे पास तो हम रुकें इंतज़ार करें पोस्ट बजट, या इस वक्त यानी बजट के इतलाक़ यानी 1 जुलाई के बाद उसको बेचें, या अगर ख़रीदने का फ़ैसला करने वाले हैं तो क्या उसको बजट के आने के बाद, उसके इतलाक़ के बाद, फाइनेंस बिल के पास होने के बाद फ़ैसला करें। तो ये वो सारे सवालात हैं जिनका मजमुआ इकट्ठा हो चुका है। तो हमने सोचा क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहा जाए कि इंटरेस्ट जिस सेक्टर में होता है लोगों का, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। वैसे तो मजमूई तौर पे बजट के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड पे जो स्टेप्स गवर्नमेंट उठाएगी उसका मोस्ट लाइकली मजमूई तौर पे जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन हर सेक्टर पे पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनका सैलरी और पेंशन के ऊपर उनका सारा दारोमदार होता है कि कितना इंक्रीज़ उसमें हो सकता है। इसी तरह बहुत से लोगों का मजमूई तौर पर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी का रियल इस्टेट के शोबे से कि इसमें क्या टैक्सेस में कमी और इजाफा हो रहा है, और फिर गाड़ियों के ऊपर होता है कि ऑटोमोबाइल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ऑटोमोबाइल में भी क्योंकि अब एक सेगमेंट नहीं है, हमारे पास जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जापानीज़, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियां होती हैं, क्या उनकी आरडी और कस्टम ड्यूटी, क्योंकि जो इतलात है मैं आपको सेगमेंट वाइज बताता हूं कि इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जो आपकी जो इंपोर्टेड कार है पुरानी, उनकी अगर आरडी और कस्टम ड्यूटी जो अभी 150% है, जो टैरिफ कमीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अप्रूव कर चुके हैं, अगर उसका इतलाक उसी तरह होता है तो वो कम हो जाएगी आरडी और कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर, जो 70% तक जा सकती है 150 से। तो ये अगर कम होती है तो यकीनी तौर पर जो इसका इम्पैक्ट है वो 10 से 15%, जो मुख्तलिफ ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतों में पड़ सकता है। इसको हम मजीद डिबेट भी करेंगे इसके ऊपर कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो आपकी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों के अंदर जो यकीनी तौर पर कमी आ सकती है, और इससे यकीनी तौर पर लोकल असेंबलर्स को एक बड़ा टफ और चैलेंजिंग सिनेरियो का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो एक वो है जो प्रोटेक्शन लोकल असेंबलर्स को हासिल है, जो इस वक्त यकीनी तौर पर जिसका कहा जा रहा है कि इस बजट पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, ये भी आपको बताते चलें कि ऑटो पॉलिसी के आने से पहले भी तमाम लॉबीज और स्टेक होल्डर्स अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पूरी तरह मुतहर्रिक है कि वो किसी तरीके से ऑटो सेक्टर की या ऑटो पॉलिसी के हवाले से अपनी मुजव्वज़ा तरामीम को मंजूर करा सके। और इसी तरह दूसरी अहम जो कैटेगरी है वो ईवी और PHEVs की है। अब ईवी और ख़ासतौर पे जो PHEV है उसको जो ग्रीन एनर्जी के तहत जो एग्जेम्पशन हासिल है, IMF उस एग्जेम्पशन को ख़त्म करना चाहता है। और इसमें भी हमने देखा है कि अगर ये 8.5 से 12% तक GST है, ये प्रपोजल है IMF और जो कुछ लॉबीज है कि इसको 18% तक कर दिया जाए, 18% तक कर दिया जाए, जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर होता है, और ये एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी जाए। और दूसरी तरफ ये भी एक जो ऑटो पॉलिसी का प्रपोजल है वो ऑन द अदर साइड है एक्सट्रीम, कि इसको 1% तक कर दिया जाए, यानी इसको जो बैटरी रेंज बाउंड EVs हैं उसके हिसाब से तकरीबन उस तनासुब में 1% कर दिया जाए, जो कि एक अच्छा शिफ्ट हो सकता है। अगर हुकूमत चाहती है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन एनर्जी की तरफ लोग जाएं तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड स्टेप अगर गवर्नमेंट ऐसा उठाती है। लेकिन EVs और PHEVs की कीमत, खासतौर पर PHEVs की कीमत, अगर ये टैक्स 8.5 या 12% से बढ़कर 18% होता है, या कोई गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है विद IMF 14 से 15% भी, तो फिर ये कीमतों के अंदर लाखों रुपए का फर्क इसकी पड़ सकता है, जो इजाफा हो सकता है। तो जो PHEVs और EVs के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए, ये PHEVs के कस्टमर्स के लिए खास तौर पे कि अगर आपके सेल्स टैक्स बढ़ता है, GST बढ़ती है, ये ग्रीन एनर्जी एग्जेम्पशन खत्म होती है, तो डेफिनेटली इट कैन हैव एन इम्पैक्ट, और ये जो है कीमतों को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात जो नोट करने की है वो ये है कि अगर इस वक्त बहुत सी जो लोकल असेंबलर्स हैं
या जो ये ईवीज PHEVs दे रहे हैं वो बहुत सी स्कीम्स ला रहे हैं कि आप इस वक्त गाड़ी खरीद लें इससे पहले कि नया बजट आ जाए, तो आप टैक्स से बच जाएंगे। लेकिन ये आप जहन में बात रखें कि जो आपका इनवॉइस जिस डेट को जनरेट होगा, अगर वो पोस्ट बजट है तो वो उस दिन के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होगा। तो अगर आप आज पे ऑर्डर दे के बुक भी करा लेते हैं गाड़ी पुरानी कीमत पे, लेकिन अगर इनवॉइस उस डेट का जनरेट होता है जब आपने जिस दिन गाड़ी आप लेते हैं या जिस दिन गाड़ी आपको डिलीवर होती है, तो जो इम्पैक्ट है टैक्स का, वो नया टैक्स रिजीम जो बजट के बाद आएगा उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई ये ट्रैप कर रहा है कि आप जो है इस पर अभी बुक करा लें कि टैक्स बढ़ने वाले हैं, या अभी बेच दें कि टैक्स बढ़ने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि उसकी इनवॉइस डेट के हिसाब से इसका इम्पैक्ट होगा। और फिर तीसरी कैटेगरीज है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, जिनके ऊपर हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे आगे चल के कि ख़ास तौर पे कि इन पर क्या इम्पैक्ट है। ख़ास तौर पे जो इनकी रॉ मटेरियल के हवाले से अगर कस्टम ड्यूटी या आरडीज़ में कमी होती है, तो जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं इसकी प्रोडक्शन में लोकलाइज या नॉन लोकलाइज, तो फिर इनकी कीमतें क्या कम हो सकती हैं, ये सवाल उठाएंगे। और टैक्सेस पे, टैक्स रिजीम पे इसका क्या असर पड़ सकता है, ये भी प्रोग्राम में बात करेंगे। HM शहजाद साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आप माहिर हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ प्रोग्राम करेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे और स्टेक होल्डर्स होंगे, गाड़ियों के ऊपर डिटेल में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। HM शहजाद साहब, आपके ख्याल में क्या गाड़ियों की कीमतों पे मुतवक्का असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पे बजट के? सफान, गवर्नमेंट ने इस दफा मेरी समझ से बाहर है कि पहले से ही कोई 1 महीना हो रहा है और पहले से ही ऐसी लॉबी और ऐसे तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी हम रिलीफ देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो अगर कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 40% आरडी डाल दी गई है। फिर एक तरफ जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आती हैं उस पर जो है वो आपको पता है कि बैगेज को बैन कर दिया गया है। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो आरडी बढ़ाई थी यूज गाड़ियों के ऊपर, उन्होंने ये वादा किया था कि हर साल हम 10% कम करेंगे। क्या कह रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है शायद जी। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। और फिर आप कोई 3-4 हफ्ते से हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जी हम ईवी के ऊपर जो है वो IMF से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम 1% ले आए, जबकि इस टाइम मौजूदा सूरत हाल पे 8.5% है, लेकिन IMF कह रहा है कि जी 18% पे आप ले आए। तो देखें, ईवी जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसका मुस्तकबिल है अगर 2-3 चीज़ों को सामने रखा जाए। एक तो लोकलाइजेशन होनी चाहिए, वरना इस वक्त जो नहीं। लेकिन शाह साहब मैं पहले आपसे पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों का जो हम बात करते हैं उसका मुझे पहले बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो मुतवक्का जो आपका आरडी और कस्टम ड्यूटी में कमी है वो कितनी प्रपोज है, और अगर वो हो जाती है तो फिर तो कीमतों में कमी होनी चाहिए, इसका मतलब? देखें, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो है वो इन्होंने 40% आरडी लगाई थी, ना कि कम की थी। जो कम की थी उसको दोबारा लगा दी थी। अब एक तरफ जो है वो 10% सालाना ये कम करने जाएंगे, और जो आपको पता है कि कमर्शियल की इजाज़त दे दी है इन्होंने, लेकिन कमर्शियल के अंदर इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि वो आम कार डीलर उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर दूसरी तरफ जो है वो अगर हम दोनों का तनासुब ले लें कि अगर आगे अपने आरडी को अगर कमर्शियल पे लगा दिया गया है और अगर TR बैगेज गिफ्ट कर दे, क्योंकि बैगेज तो बंद है, तो उस पर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो 120% से लेकर 400 और 6% है। अगर कमर्शियल इंपोर्ट करेंगे तो वो 178 से लेके 185% तक ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। और अगर हुकूमत सालाना 10% कम भी करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी आपको रिलीफ नहीं मिलने वाली और झुका तू रहेगा। लेकिन ये सूरत हाल लोकल असम्बलरों को
ये बताइए इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर ये आरडी कम भी हो जाती है तो इसका आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट और ख़ास तौर पे जो दूसरी और अवामिल हैं उस बुनियाद पे कीमतों पे इसका मतलब कोई मनफी असर नहीं आएगा, यानी कीमतें नहीं कम होंगी जो पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों की। मास सिवाय कि अगर वो ईवी की और हाइब्रिड की जो बात चल रही है जो 8.5% से अगर 18% पे ले जाते हैं तो दोनों सूरत हाल में जो हमारे मुल्क में लोकल असेंबलीज में बहुत सारे जो चाइनीज हैं या कोरियंस हैं वो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी और इम्पोर्टेड मजीद महंगी हो जाएगी अगर ये इसके ऊपर अगर ये बढ़ा देते 8.5% पे 18 पे अगर मैं हम इसको अगर बुनियादी तौर पे आम सारे जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं नाज़रीन, हम इसलिए आज ये डिबेट और सवाल उठा रहे हैं कि हम ख़ास तौर पे ये जान सकें कि जो बजट से पहले बहुत सी क्वेरीज हमें आ रही हैं लोगों की और वो ये पूछ रहे हैं कि बजट के बाद गाड़ियों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, कितनी गाड़ियां महंगी होंगी और कितनी गाड़ियां सस्ती होंगी और कौन सी गाड़ियां महंगी होंगी और कौन सी गाड़ियां खासतौर पर सस्ती होंगी। हमें अपना परचेजिंग या सेलिंग का डिसीजन शैल वी टेक इट बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट। तो ये इस बुनियाद के ऊपर आज की इस थीम के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पहली जो कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी इंपोर्टेड जापानीज पुरानी गाड़ियाँ हैं और शहजाद साहब ये फरमा रहे हैं जो शहजाद साहब के ये जो कीमतों में अगर जो नेशनल टैरिफ प्लान के मुताबिक अमल दरामद होता है तो इसका लाइकली जो इम्पैक्ट है वो कहते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट दूसरे डिसीजन ले रही है। तो ये जो इतना कन्फ्यूजन है इस वक्त शहजाद साहब गवर्नमेंट एंड के ऊपर, इससे पहले कभी आपने देखा है इतना कन्फ्यूजन? मेरा ख्याल है तो 45-46 साल हो गए जी किस्म की कभी महाज आ रही हमने नहीं देखी। अच्छा देखिए ना, एक तरफ आपने लोकल असेंबलर्स को आज़ादी दी हुई है, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन है नहीं। आप जो सीकेडी एसकेडी असेंबली जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपका करोड़ों डॉलर जा रहा है। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप यूज गाड़ियों के अंदर जो आपकी जो बैगेज है उसको आपने जो है वो बंद किया हुआ है। अच्छा इस तरफ अगर आप देखें तो आपने ईवी के लिए लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ईवी का मुस्तकबिल है अगर हुकूमत इसके ऊपर लोकलाइजेशन में तवज्जो दे। और फिर इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है, क्या ईवी के लिए हुकूमत ने वो सारे इकदाम कर लिए हैं कि एक जो गाड़ी लेने वाला है अगर वो चार्ज करवाना चाहे और कहीं सफर कर रहा है तो मुझे कहीं पर भी ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। सफान बड़ी मुश्किल में ये सारी चीजें एक तरफ प्रमोट करना चाहती है, एक तरफ जो है वो हुकूमत कोई ऐसी चीज सामने नहीं ला रही कि जिससे हमें ये लगे कि भाई ये जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप फैले हुए हैं तो क्या ईवी चार्जर भी फैल जाएंगे या फैला देंगे। और आज देखिए मामला है ईवी का इकोसिस्टम, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मामला है, लेकिन खासतौर पे PHEVs और ईवी इन दो के ऊपर जो प्रपोज ऑटो पॉलिसी है उसके अंदर जो टैक्स प्रपोज किया गया है वो ये कहा जा रहा है कि जैसे PHEVs पे 8.5% है तो उसको ऑटो पॉलिसी में 1% करने को कहा गया है। और IMF ये कह रहा है कि आप ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो एग्जेम्पशन है वो आप खत्म कर दें और इसको रेस कर दें टू 18%। तो ये तो बड़ी अजीब एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि एक तरफ 18% और एक तरफ 1%। तो आखिर क्या ये मामला कहाँ बैठेगा जाके और कितना ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है PHEVs में? देखिए मैं आपको दोबारा ये बात कहूँ, देखें अगर पेट्रोल डीजल का हमें बिल कम करना है हमें ईवी के ऊपर जाना पड़ेगा और हमें जाना भी चाहिए। और हुकूमत को ये बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, IMF को बताना चाहिए कि भाई हम अब ईवी को जो है वो असेंबल्ड करने के साथ साथ हम लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल अगर वाकई आप पेट्रोल का बिल कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईवी सस्ती गाड़ी मिले तो उसकी एक ही सूरत है, दूसरी कोई सूरत हाल नहीं है कि लोकलाइजेशन होगी तो गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी, वरना ईवी इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन गाड़ी है। तो सही है, लेकिन सिर्फ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो PHEV का टैक्स स्ट्रक्चर है ये अगर चेंज हो गया और ये लेट से 8.5% से बढ़कर 12-14% भी अगर कोई बीच भी आ गई फिगर तो भी ये लाखों रुपए का फर्क है। इसका मतलब जो कीमतें बढ़ेंगी इसकी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी गाड़ी, ये लाखों की मुराद। देखें एक तो आप ये समझ लें
जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं और जो वो गाड़ियां हैं वो सीसी वाइज जो है वो। अच्छा शाह साहब, ये छोटा सा ब्रेक सर लेते हैं हम, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन जारी रखते हैं। अहम तरीन मालूमात है नाज़रीन, सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर गाड़ियों की कीमतों पे क्या असर पड़ रहा है बजट का, इस ब्रेक के बाद तफसील आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम सवालात हक़ाइक़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। शहजाद साहब, एचएम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ हैं, ज़फ़र प्राची साहब स्टूडियो में मौजूद है, हमारे मीशत हैं। साहब, ये मोस्ट लाइकली जो हमने देखा है बड़ा कन्फ्यूजन है। अभी शहजाद साहब से बात हो रही थी कि इससे पहले हिस्टोरिकली इतना कन्फ्यूजन बजट से पहले ऑटो सेक्टर के हवाले से नहीं देखा गया है। यानी एक तरफ PHEVs हैं, बात हो रही है कहाँ 1% पे ऑटो पॉलिसी कह रही है, कहाँ IMF 18% पे कह रहा है, खड़ा हुआ अभी GST 8.5% है उसके ऊपर। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। मतलब आप ये जो गवर्नमेंट की एनर्जी नीड्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ और इलेक्ट्रिक की तरफ जाने के हवाले से बात है, क्लियर एनर्जी की तरफ, उसको सामने रखते हुए क्या मोस्ट लाइकली बैलेंस कहाँ पर स्ट्राइक होगा, कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मधु करने का। देखिए बात यह है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमेशा से ये है कि हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, या तो यूं करती हैं या इस तरह होती हैं। एग्जैक्टली यूं कर रही है। अब इस वक्त ये यूं कर रही है, यूं कर रही है। IMF एक तरफ हमको कह रहा है कि आप सेकंड हैंड गाड़ी को की परमिशन दें, उनकी इंपोर्ट अलाउ करें, और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं सेकंड हैंड कार्स की और न्यू कार्स की भी वो कहते हैं ड्यूटी ग्रेजुअली कम करें। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर जो आपका 1% है वो आप 18% करते हैं सेल टैक्स। तो एक्चुअली अब देखना ये है कि वो IMF कह रहा है या गवर्नमेंट कह रही है, ये भी कंफ्यूजन है ना, कि हर यहाँ तो हर बुरी चीज़ हम IMF के कंधे पर डाल देते हैं और हर अच्छी चीज़ वो अपने लिए तो खुद कर लेते हैं। पार्लियामेंटेरियंस चाहे तनख्वाह बड़ा नहीं हो, PTI, नून लीग, PPP सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा ये जो IMF कह रहा है वो कह रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो आपने टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई है उसको ख़त्म करके आप 18% कर दें, जो PHEV पे टैक्स है वो अंडरस्टूड, ठीक है 18% कर दें, लेकिन इधर जो RD और कस्टम ड्यूटी कम होगी तो उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना कीमतों पे, यानी कीमतें कम होंगी। बिल्कुल पड़ेगा। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसको एडजस्ट करती है या नहीं करती, ये तो बजट में आने पे पता लगेगा ना। पता लगा वो RD और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो वहीं रहे और ये 1% से 18 हो जाए। नहीं, इसका मोस्ट लाइकली जो इम्पैक्ट है वो फिर जो आपके लोग पार्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स, अगर RD और कम होगी कस्टम ड्यूटी तो उन पर पड़ेगा, और जो अगर लोकल असेंबलर्स हैं उनकी कीमतों पर कम पड़ना चाहिए गाड़ियों पर, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ नॉर्मल है। देखिए ये बात ये जो लोकल असेंबलर्स हैं उनकी तो विन विन पोजीशन है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा बैड लक सेकेंड हैंड गाड़ियों वालों के साथ ये है कि ये लोग आपस में मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं और वो अपनी अपनी बात अलग अलग करते हैं और इनके पास फंड भी नहीं है खर्च करने के। जबकि जो न्यू असेंबलर्स हैं, न्यू मैन्युफैक्चर बनाने वाले हैं गाड़ियाँ, वो उनमें आपस में इत्तफाक भी है। पहले वो 5 लोग थे, अब खैर से वो 14-15 हो गए, तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है और उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। उनकी जो प्रेजेंटेशन है या प्रेजेंस है तो वो बड़ी हाई लेवल पे है। तो उनकी तो मेरा कहना यह है कि हर वक्त उनको फ़ायदा ही है। गो के जो डिलीशन प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, आज आप देखिए सुजुकी को लगे हुए 30-35-40 साल exactly, वो हमने देखा है कि वो नहीं हुआ। एक्सपोर्ट की जो शर्त है वो उन्होंने पूरी नहीं की। अच्छा शाह साहब, मैं फिर आप, क्योंकि हमने 2 कैटेगरी से बात की, फिर जो आप खास तौर पे जो अगर हम ये देखा जाए, आज हम ये नाज़रीन को बताएं कि जो पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, आप कहते हैं कि उनकी कीमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेंगी ना गिरेंगी। हाँ, जो PHEVs और EVs हैं इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी बजट के बाद मोस्ट लाइकली, अगर IMF की कंडीशंस को सामने रखा जाए तो यही बात है। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे उन गाड़ियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सफान एक बात समझ लें, जो मेजोरिटी में गाड़ी आती थी बैगेज में आती थी, बैगेज को बैंड किया हुआ है, ना वो गाड़ियां आएंगी ना फर्क पड़ेगा। अब PR के ऊपर जो कंडीशन है कि जिस मुल्क में वो शख्स रह रहा है और अगर वो मुल्क में आ रहा है, और मेजोरिटी हमारे लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट लेफ्ट हैंड है, वो क्यों गाड़ी लेकर आएगा उस मुल्क से लेफ्ट हैंड गाड़ी राइट हैंड मुल्क के अंदर? और गिफ्ट के अंदर भी और उसके अंदर भी एक ऐसी अजीब सी शर्त उन्होंने डाल दी है
कि वो गाड़ी लाना मुश्किल काम है ना। बैगेज के अंदर मेजोरिटी जो गाड़ियां आती थी वो आएंगी नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात यहाँ आपको बता दूं, ईवी के ऊपर इस वक्त जो ड्यूटीज एंड जो सेल टैक्स है वो 8.5% है। गवर्नमेंट 1% चाहती है, लेकिन इसमें जो IMF है वो 18% की जिद कर रहा है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इसको 1% के पाकिस्तान के अंदर ईवी को प्रमोट कर सकता है, जो मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हम दोबारा यूज गाड़ी के ऊपर ही। देखें, लास्ट आपको 25-26 में आपने देखा होगा कि हुकूमत ने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं किए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यूज गाड़ियों के अंदर जो बैगेज में गाड़ियां आती थी, उसने लास्ट ईयर 24-25 में $800 मिलियन है। एक बहुत बड़ी रकम है, वो कम रकम नहीं है। तो एक कस्टम की तरफ से जो सिफारिश गई है वो यही गई है कि इस साल जो ये गुजर रहा है, इसमें जो कस्टम ड्यूटीज के अंदर जो टैक्स कलेक्शन कमी की सबसे बड़ी वजह जो बैगेज के अंदर गाड़ियां आती थी उनका ना आना है। तो मुझे ये लग रहा है, मेरे नजर आए, ये कहते हैं कि हुकूमत इस पर संजीदा है और भी शायद हुकूमत जो है वो बैगेज वाली गाड़ियों को खोले। इसलिए कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कमर्शियल गाड़ी इंपोर्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास कमर्शियल गाड़ी खोलने के लिए जो हम LC खोलेंगे तो क्या $2.5 से $3 अरब एक्स्ट्रा मौजूद है? नहीं है। जब नहीं है तो कमर्शियल यूज गाड़ी इंपोर्ट कैसे होगी? और फिर उसके अंदर आपको ड्यूटीज और टैक्सेस मिलेंगे, वो पाकिस्तानी रुपीस में मिलेंगे, जबकि समंदर पार पाकिस्तानी आपको जो गाड़ियां देता है वो उसमें जो कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस हैं वो आपको डॉलर में देता है। तो लास्ट ईयर हम हिमाकत हो गई है, वो हो गई है। लेकिन ये जो भी फैसला ये आपको मौजूदा बजट है, लगता है करेक्ट होगा? मुझे लगता है, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ और जाके बता रहा हूँ, क्योंकि कस्टम ने वेरी क्लियरली कह दिया है कि इस साल जो रेवेन्यू कस्टम के अंदर जो कलेक्शन है उसकी सबसे बड़ी जो कमी की वजह है वो यूज कार के अंदर जो बैगेज में गाड़ियां आती थी वो ना आने की वजह से वो एक बहुत बड़ा जो डॉलर में आपको रेवेन्यू मिल रहा था वो आपको नहीं मिला। सही। तो ये चीज है जो मैं ये समझ रहा हूँ। बात कर रहे हैं मैं आपको इब्राहिम साहब लेना चाहूँगा कि क्या पॉलिसी मेकर्स कंसिडर करेंगे इसको कि हमें पुरानी यूज कार्स को आगे इंपोर्ट के हवाले से कोई मुस्बत या उनको सहूलत देने के लिए कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहेगी कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में आएँ। उनके लिए कोई आसान पॉलिसी मैं नहीं समझता कि इतना आसान है बनाना, क्योंकि अभी जो इन्होंने इम्पोर्ट पॉलिसी लेके आए हैं, जो पिछला साल हमने देखा कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी अभी तक। और उसके अंदर जो उन्होंने पॉलिसी जो मैंने पढ़ी है उसके अंदर उन्होंने कहा 3S डीलरशिप होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि नई गाड़ियों में होती है ना कि जो सेकंड हैंड गाड़ी है उनकी आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। फिर उन्होंने प्री शिपमेंट और आफ्टर शिपमेंट की भी शर्त डाली है। तो वो ऐसा लगता है कि ये रुकावटें हैं और उससे उनकी वेल नज़र नहीं आती क्योंकि अब पहले हमारे यहाँ 5 फैक्ट्रीज थी, अब 13-14 हो गई हैं। तो एक अगर हम एक मुनसिफाना बात करें या एक हुकूमत की नज़र से या टैक्स पेड और आपका एम्प्लॉयमेंट की नज़र से देखें तो गवर्नमेंट उनको प्रेफर करेगी और फिर उसके साथ साथ उन ममालिक की करती रही है ओवर द इयर्स किया भी, ओवर द इयर्स भी उनको किया है जी। ओवर द इयर्स ये तो आपका टैरिफ प्लान जो IMF की वजह से था कि आपको RD और कस्टम ड्यूटी कम करनी है, ये तो उस बुनियादी शर्त या उस बुनियादी दबाव की वजह से गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटीज कम कर रही है। इसके साथ साथ दीगर बात यह है कि इसके अलावा भी बहुत से प्रेशर्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते अनसीन। ये जिन ममालिक की कंपनीज हैं उन ममालिक का भी आपके ऊपर प्रेशर होता है। उनके जो सफ़ीर है वो आके बैठ जाते हैं कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतनी है,
चाहे उसमें कुछ मुबालगा आमेज़ी भी होती है, तो वो प्रेशर भी होता है। ऑटो पे तो शहजाद साहब का फिर मज़ीद ओपिनियन नहीं देते, लेकिन ये दूसरा जो अहम तरीन बात आज हुई है वो फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से है। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा इस पर आने से पहले जो ट्वीट है बिलाल कैनी साहब का, मुल्क भर के छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाना है। हुकूमत ये स्कीम ताजिर और दुकानदार तंजीमों के नुमाइंदों की मुशावरत और उनके मुतालबे पर लाई है। 20 करोड़ या इससे कम सालाना फरोख्त वाले दुकानदार इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके तहत दुकानदार अपनी आमदन पर 1% टैक्स अदा करेंगे, आमदन पर 1% टैक्स अदा करेंगे आमदन पर, और दुकानदार विद होल्डिंग टैक्स भी एडजस्ट करा सकेंगे। अलबत्ता ये शर्त लागू होगी कि गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपये नकद जमा कराने होंगे। और ये उर्दू और इलाकाई ज़बानों में एक सफ़े का फॉर्म बनाया गया है जो सादा मोबाइल ऐप के ज़रिए भी जमा कराया जा सकेगा। स्कीम का हिस्सा बनने वाले जो दुकानदार हैं वो उनको FBR की तरफ से रजिस्ट्रेशन प्लेट और मिलेगी जो अपनी दुकान के बाहर और आवेज़ा करेंगे। इस प्लेट की मौजूदगी में कोई टैक्स एहलकार जांच पड़ताल के लिए दुकान में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्कीम का उर्दू में सादा फॉर्म जो है वो FBR की प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा। जी फराज साहब, ये देखिए, मेरी नज़र में तो ये बेहतरीन स्कीम है, ठीक है, और 25,000 रुपये कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो जो आपके यहाँ ठेला लगाता है वो महीने के 10-15 हज़ार रुपया रिश्वत देता है पुलिस को, KMC को। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट स्कीम है, अगर इसके अंदर कोई हिडन कोई और चीज़ नहीं है तो। और जो ये बात कर रहे हैं 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए टर्नओवर की, ये मेरा ख्याल है बहुत हायर साइड पे रखा है। वो इतना हायर साइड पे नहीं होना चाहिए कि कहीं इसका मिसयूज़ ना शुरू हो जाए। तो इसको जो 20 या 25 करोड़ जो भी अमाउंट है, इसको नीचे लाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ निकल जाएंगे। वो अपनी सेल कम दिखाएंगे या इनकम कम दिखाएंगे, जो कि हमारे यहाँ होता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो हकीकत है कि लोग आवाम टैक्स देना नहीं चाहती, हुकूमत लेना नहीं चाहती, हुकूमत छीनना चाहती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में, आपके जो यूटिलिटी बिल है उनकी शक्ल में, आसान क्योंकि FBR ने भी हाथ पैर छोड़ दिए हैं। वो जो भी 2-5% कलेक्शन करते हैं, बाकी तो ऑटो पे है ना कलेक्शन, तो उसके अंदर भी वो हैरेसमेंट ज़्यादा है उनकी, और उनकी जो कारकर्दगी है वो कम है। जैसे कि कहते हैं अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए FBR को तो भी इतना ही टैक्स आएगा या ज़्यादा आएगा। तो मेरा कहना ये है कि ये अच्छी स्कीम है। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब लेके आए थे बिजली के बिलों में 2-3-4 हज़ार रुपये महीना, वो भी अच्छा था। लेकिन हमारे, क्योंकि हम उसको पॉलिटिसाइज हो गए, जो मुस्लिम लीग है हमारी नून, वो कोई भी जमात कर नहीं सकी ना, कोई भी नहीं कर सकी। तो पॉलिटिकल विल चाहिए, और मेरा ख्याल है ये बेस्ट स्कीम है। बल्कि मैं तो इसमें ये कहूँगा कि जो उन्होंने जो स्लैब रखा है 20 करोड़ का या 25 करोड़ का, वो कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। शाह साहब, आप फिर गाड़ियों को समराइज करते हुए, यानी आपको मजमूई तौर पे जो इम्पैक्ट है, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्या समराइज करेंगे ऑटो सेक्टर के लिए जो अपकमिंग बजट है उसको? देखिए, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। इस वक्त चाहे वो आप समझ लें कि जब इन्होंने बैंड लगाया, बैंड लगाने के बाद जो गाड़ियाँ रास्ते में थी वो इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हैं, और कमर्शियल की इन्होंने इजाज़त दी तो वो कमर्शियल गाड़ियाँ भी पोर्ट पे आकर कोई 5,000 के करीब गाड़ियाँ, यानी अगर चाहे हुकूमत फौरी तौर पे तो ये 5,000 गाड़ियाँ क्लियर के $100 मिलियन जो है वो हुकूमत को फौरी मिल सकता है। लेकिन इस वक्त सारे के सारे लोग जो हैं वो खामोशी में, मेरी समझ में इतनी आ रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे अगर गाड़ियां आ चुकी हैं तो वो हमारे साथ बैठ के और इसको क्लियर करे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे साथ बैठ जाए और ये क्लियर भी हो जाए। देखिए, मैं एक बात सफान आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए डॉलर की ज़रूरत है, मुल्क में पैसा लाने की ज़रूरत है। 3 पुराने कार्ड जो हमारे असेंबली से 14 ये आ गए, ये सब मिल के इस पर गाड़ियाँ संभल कर रहे हैं, वो 2 लाख गाड़ियाँ संभल कर रहे हैं। जबकि मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि सिर्फ ये 3 जाने 2018 में 2.25 लाख गाड़ियाँ बनाते थे टोयोटा सुजुकी, तो हम ऊपर की तरफ नहीं गए, हम नीचे की तरफ गए। सिर्फ ये जरूर फर्क पड़ा है कि जो टोयोटा होंडा सुजुकी की कारें जिस कीमत पे थी वो आज आपको जीवे मिल रही हैं। लेकिन हमारे हम कोई ब्रांड्स को ना लें, क्योंकि हम नाम ना लेंगे। खैर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पे पहुंच रहा है और जो है वो हमें इसको समअप करना होगा सारी गुफ्तगू को। बजट का लाइकली इम्पैक्ट क्या कीमतों पर पड़ेगा, शहजाद साहब और ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और फीडबैक आप दे सकते हैं नाज़रीन हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।